ओके, एयर करंट एंड इलेक्ट्रिक करंट थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। ये एयर करंट क्या होता है और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है, क्या कॉन्सेप्ट है ना, उसको हम समझना है, क्या डिफरेंस है वो भी हमें समझना है। इलेक्ट्रिक करंट अभी हमारा टॉपिक चल रहा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, थोड़ा सा रिलेटेड है एयर करंट, जिसको हम विंड कहते हैं। हवा क्यों बहती है, हवा क्यों बहती है, उसके पीछे भी हमें लॉजिक समझना होगा। मान लो ये अपना एटमॉस्फेयर है, ठीक है, इसमें बहुत सारे एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं, और हवा इसलिए बहती है क्योंकि हाई टेम्परेचर होने की वजह से कहीं ना कहीं एक लो प्रेशर रीजन क्रिएट होता है, वहाँ से एयर मॉलिक्यूल्स हट जाते हैं ओनली ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। उस जगह हाई टेम्परेचर होने की वजह से ये जगह क्या होता है, खाली हो जाता है। खाली होने की वजह से क्या होगा, जगह खाली हो जाएगा। जगह खाली होने की वजह से ये रीजन लो प्रेशर रीजन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, लो प्रेशर रीजन कहलाता है। अब क्या होगा, आसपास के एयर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मूव करना शुरू करेंगे, मूव करना शुरू करेंगे, ठीक है। जब यहाँ से मूव करेंगे तो क्या होगा, इसके परिणाम से क्या होगा, हवा बहने लगती है, ठीक है। हवा क्यों बहती है, पवन क्यों चलता है, यही कारण, यही लॉजिक है। तो इस चीज को हमको समझना होगा, अच्छे समझते हैं। जो भी एयर मॉलिक्यूल्स हैं, गैस मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी थर्मल वेलोसिटी जो होती है वो 330 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा होती है। इनकी जो एवरेज थर्मल, ये जो VRMS थर्मल स्पीड जो है इसकी, है ना, ये क्या है, ग्रेटर देन 330 मीटर पर सेकेंड। इससे ज़्यादा इनकी रैंडम वेलोसिटीज होती है। ये जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं इसकी रैंडम वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और वो ग्रेटर देन 330 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा होती है ना। उसकी वेलोसिटी क्या होती है, 330 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन जब हवा बहती है तो विंड का गति क्या होता है, विंड है क्या, कॉन्सेप्ट है क्या, टोटल मूवमेंट ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स। टोटल मूवमेंट ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स मतलब एवरेज लिया जा रहा है यहाँ पर। वो एवरेज जो है वो 10 मीटर के आसपास है, इससे कम भी है लेकिन उसके आसपास, ठीक है। विंड की स्पीड कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड होती है। विंड की स्पीड इतनी नहीं होती है, और इतना स्पीड हो गया विंड का तो बहुत सारे आदमी को उड़ा के लेके चला जाएगा, बहुत सारा चीज उड़ जाएगा। ये 10 मीटर पर सेकेंड के आसपास होती है, और ये बहुत ज़्यादा होता है, इससे कम भी हो सकता है, इससे कम भी होगा, इससे कम भी होगा, है ना। ये बहुत ज़्यादा स्पीड होता है, 10 मीटर पर सेकेंड बहुत ज़्यादा स्पीड होता है। अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप देख लो, 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, तो 10 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल 36 किलोमीटर पर आवर। आप समझ सकते हो क्या स्पीड है, उससे कम ही विंड का स्पीड होता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन इतना नहीं होगा, इतना नहीं होगा, 330 मीटर पर सेकेंड नहीं आएगा। ये एवरेज वेलोसिटी नहीं है, ये रैंडम वेलोसिटीज है, ये थर्मल वेलोसिटीज है, ड्यू टू टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर होने की वजह से 330 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। ये 330 मीटर पर सेकेंड, उससे ज़्यादा भी हो सकता है हाई टेम्परेचर की वजह से, याद रखिएगा इस चीज़ को। और ये स्पीड 330 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ साउंड है। साउंड की गति जो होती है, साउंड की गति एयर में, फ्री स्पेस में 0 होता है, लेकिन एयर में इतना होता है 330 मीटर पर सेकेंड। तो इससे भी ज़्यादा एयर का थर्मल वेलोसिटी होता है, एवरेज थर्मल स्पीड इससे ज़्यादा होता है, 330 मीटर पर सेकेंड से भी ज़्यादा होता है, तो थर्मल वेलोसिटीज क्या कहता है। लेकिन ये जो रीजन है, ये जो खाली जगह आप देख रहे हो, ये खाली जगह लो प्रेशर कहलाता है। कारण है कि यहाँ के मॉलिक्यूल्स हट चुके हैं ड्यू टू हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर की वजह से यहाँ से मॉलिक्यूल हट चुके हैं, इधर आसपास में लो टेम्परेचर है, वो इधर जाके जमा हो गए, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये लो प्रेशर रीजन बन गया, अब इसमें हवा बहना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे देश में ठंडे के टाइम में हवा नहीं बहता, आप देखते हो। प्रचंड गर्मी, जिस दिन गर्मी रहती है बहुत ज़्यादा, उस दिन जरूर हवा बहती है, ठीक है। क्यों बहती है, गर्मी की वजह से, हीट ज़्यादा होता है। तो विंड की स्पीड तो इतनी कम है भाई, और जो रैंडम थर्मल स्पीड है एयर मॉलिक्यूल्स का, वो कितना है, 330 मीटर पर सेकेंड से भी ज़्यादा होता है। बात समझ में आ रहा है। तो ये जो विंड की स्पीड है उसी को हम एयर करंट कहते हैं। वही क्या है, एयर करंट, है ना। एयर का करंट क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, तो एवरेज वेलोसिटी, ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी है।
लाइक दैट आपको यहाँ भी समझना होगा, इलेक्ट्रिक करंट में भी समझना होगा। मान लो ये कंडक्टर का एक पीस है, क्रॉस सेक्शन हमने ले लिया है, आयरन का क्रॉस सेक्शन ले लिया है, इसमें बहुत सारे मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं और इन सब मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का थर्मल स्पीड, जो थर्मल एवरेज थर्मल स्पीड है वो 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड के आसपास है। ये एक्चुअली ये भी हो सकता है 10⁵ मीटर पर सेकेंड भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, उससे कम भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो गया। आप देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा हो गया। ये एवरेज थर्मल स्पीड है और किसके वजह से है? ओनली ड्यू टू टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के टेम्परेचर के वजह से है। जितना टेम्परेचर कंडक्टर का बढ़ाएंगे ये एवरेज थर्मल स्पीड उतना ही बढ़ेगा। एटमॉस्फेयर में भी वही कहानी है, जितना हाई टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का होगा उसके आसपास के रैंडम वेलोसिटीज होंगे, उसके आसपास के जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, गैस मॉलिक्यूल्स हैं, उनका रैंडम वेलोसिटीज 330 मीटर पर सेकेंड से भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, और जब ये हो सकता है तो हो सकता है होगा, जब ये होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर है वहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स हट जाएंगे, वहाँ से हटेंगे तो वहाँ कुछ रहेगा नहीं, नहीं रहा कोई गैस मॉलिक्यूल्स, वो रीजन क्या कहलाएगा? लो प्रेशर रीजन कहलाएगा। और जहाँ पे मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं वो हाई प्रेशर रीजन कहलाएगा, जिसके वजह से अब एयर मॉलिक्यूल्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाना शुरू कर देंगे, जिसके वजह से हवा बहना शुरू हो जाता है। ठीक है, और जो हवा बहती है उसका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, इससे कम भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो थर्मल स्पीड है गैस मॉलिक्यूल्स का वो 330 मीटर पर सेकेंड से भी ज़्यादा होता है। और 330 मीटर पर सेकेंड ये एयर में साउंड का स्पीड होता है, स्टील में नहीं, वाटर में नहीं, ये एयर की बात कर रहा हूँ। फ्री स्पेस में तो जीरो होता है, फ्री स्पेस में प्रोपेगेट ही नहीं कर सकता। साउंड इज ए मैकेनिकल वेव। ठीक है, साउंड क्या है? मैकेनिकल वेव, उसको मैकेनिकल एक मीडियम चाहिए प्रोपेगेट करने के लिए। ठीक है, तो समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आप देखिए कि एक इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी होती है, जिगजैग पाथ में ऐसे 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 मूव करते रहते, टकराते रहते हैं आपस में, जिगजैग पाथ में मूव करते हैं, बहुत तेजी से मूव करेंगे, बहुत तेजी से मूव करेंगे। वो स्पीड कितनी है? 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। तो अगर हमें इस स्पीड को कम करनी हो या इनके एवरेज थर्मल स्पीड को कम करना हो तो क्या करेंगे? इसका टेम्परेचर डाउन करना होगा, इसका टेम्परेचर डाउन करना होगा, ठंडे के समय में होता है, इनका टेम्परेचर डाउन होगा तो ये स्पीड कम हो सकता है, कम से कम मिनिमम होगा, मिनिमम हो जाएगा। इसमें भी कहानी है, ठंडे प्रदेशों में अगर कंडक्टर लेके चलते हैं इसका स्पीड कम से कम हो जाएगा। एक गर्म होगा तो ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, तो ये इसके आसपास का टेम्परेचर होता है, ये एवरेज थर्मल स्पीड है। ये जो टेम्परेचर आप देख रहे हो ये क्या है भाई? ये RMS √v² एवरेज थर्मल स्पीड है ड्यू टू टेम्परेचर। इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होता है, हर एक इलेक्ट्रॉन्स का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स का होता है। ठीक है, वो भी एवरेज है। ठीक है, एवरेज मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स का। अब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो कितना आता है? वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम होता है। वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप सोचोगे तो मैं आश्चर्य लगेगा आपको 10⁴ मीटर पर सेकेंड के आसपास होता है। दैट इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल वैल्यू, बहुत कम होता है। 10⁻⁶ मीटर के स्पीड के कंपैरिजन में ये बहुत कम होता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू करेंगे थोड़ा सा ड्रिफ्ट करेगा, है ना, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो ड्रिफ्ट होगी वो क्या होगा? बहुत कम होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। याद रखिएगा, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो बहुत कम होता है, वेरी स्मॉल वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक करंट जो हम अभी देख रहे हैं मेटेलिक कंडक्टर में, ये एवरेज वैल्यू, ये जो करंट का एवरेज वैल्यू हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो ये टोटल चार्ज और टोटल टाइम टेकन है। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं NeVd/Vd × S। यहाँ n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? कांस्टेंट है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्मॉल होता है। सरफेस S क्या है? सरफेस एरिया है। तो करंट डेंसिटी हम लोग जानते हैं, करंट बाई टोटल सरफेस एरिया, तो I/S तो क्या नहीं NeVd है ना। करंट डेंसिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है। कौन से कंडक्टर का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वॉल्यूम सब ज़्यादा है वो अच्छा कंडक्टर है, बेस्ट कंडक्टर है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम है, ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो करंट डेंसिटी एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देता है। ठीक है, करंट की बात करते हैं, ये वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम होता है।
और ये जितना लार्ज और स्मॉल होगा उतना करंट क्या होगा, आगे जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्सेलरेशन कितना होता है, तो अप्लाइड फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, डी बाई डी टी। एवरेज ले सकते हो, इंस्टेंटेनियस भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने इंस्टेंटेनियस लिया तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आप डी बाई डी टी ले लिया तो डी वी इज इक्वल टू कितना, तो इंटीग्रेट करेंगे ए इंटू डी टी, ए इंटू डी टी है ना, इसको डी टी से मल्टीप्लाई कर दिया, हमने यहाँ लिखा, और डी वी हमने लिखा चेंज इन वेलोसिटी, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी है ना, वी इंटू वी आर एम एस थर्मल वेलोसिटी से है ना। और बहुत ज़्यादा टाइम के लिए अगर हम ले लें, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हम ले लें या कुछ टाइम के लिए हम ले लें, तो इसको हम लोग एवरेज भी बना सकते हैं, इसको भी हम लोग एवरेज बना सकते हैं, और इस टाइम को भी हम लोग एवरेज बना सकते हैं। तो ये जो एवरेज कहलाएगा वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगा। ये जो एवरेज बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, एवरेज थर्मल वेलोसिटीज। ये क्या है भाई, ये क्या है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी। ये क्या है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी। तो ठीक है, टी टोटल एवरेज कितना है, टोटल टाइम टेकन, ये है रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, ये क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या है, टाइम टेकन इन टू सक्सेसिव कॉलिजन। टू सक्सेसिव कॉलिजन में जो टाइम होता है उसको हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का रिलैक्सेशन टाइम जो होगा उसका एवरेज अगर निकालेंगे, इसको टॉस हम लिख देते हैं, कैपिटल टी से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वही हमने यहाँ लिखा है, वही हमने यहाँ लिखा है। इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। और भी तरीके हैं समझाने के, है ना, और भी तरीके से आप समझ सकते हो। एक एक इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रेट करते चले जाएंगे। मान लो ये T1 T2 T3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम डाल देंगे, तो ये भी एवरेज निकल जाए, ये भी एवरेज निकल जाए, ये भी एवरेज निकल जाएगा, है ना। उस मेथड से भी आप समझ सकते हो। ठीक है, मान लो कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, सबका ये देखते हैं, पहला का रिलैक्सेशन टाइम T1, दूसरे कितना T2, ठीक है, लाइक दैट Tn लिख देते हैं। तो ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम T है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख देंगे, है ना, फिर यहाँ भी n लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिराइव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दिस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके जस्ट अपोजिट में होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किन किन चीजों पर डिपेंड करता है वो याद रखिएगा। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम T, इलेक्ट्रिक फील्ड E, इन दोनों चीजों पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करता है। बैटरी जितना पावरफुल है उतना ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। मतलब अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा है उतना ही ज्यादा क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम जितना ही ज्यादा है उतना ही ज्यादा क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। आगे हम पढ़ेंगे ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम T किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, या जो टॉ है ये किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, आगे चल के हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, यहाँ देखिए बहुत सारे जगहों पे, बहुत सारे बुक्स में ऐसा लिखा हुआ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू दिस, जबकि गलत है, मेरे व्यू से ये गलत है। ठीक है, ये जो वेलोसिटी है, ये सिर्फ अगर मैं ऐसा लिखूँ इसका मतलब ये हुआ कि मेटल के अंदर में कॉलिजन नहीं हो रहा है। अगर ऐसा वैल्यू मैं लिख दूँ, बहुत सारे अच्छे अच्छे बुक में लिखे हुए हैं, अगर मैंने ऐसा लिख दिया मतलब उसमें कॉलिजन नहीं हो रहा। कॉलिजन जैसे ही हो रहा है तब तो हमारा एक नया कॉन्सेप्ट आता है, एवरेज कॉन्सेप्ट आता है। लेकिन ये एवरेज कॉन्सेप्ट नहीं दे रहा है, ये एवरेज कॉन्सेप्ट नहीं दे रहा है। जैसे हम लोग एक्सेलरेशन लिखते हैं तो एक्सेलरेशन क्या होता है, डी बाई डी टी, है ना। ऐसा इंटीग्रेट करते हैं L इज इक्वल टू, फिर इंटीग्रेट करते हैं तो UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, लाइक दैट, इस तरह से आया हुआ है। जब ये गलत है, ये क्या है, गलत कॉन्सेप्ट। अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट है इसका मतलब ये है उसमें कॉलिजन को कंसीडर नहीं किया गया है। और ये जो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखा हुआ है, ये ड्रिफ्ट बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने सारे मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उन सब का एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है ये हम एवरेज लेते हैं। ये क्या है, ये एवरेज है, इट इज एवरेज।
और एवरेज में 1/2 का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे 1/2 नहीं होगा, ये सही है, इट इज राइट आंसर। ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। निगेटिव में लिख देते हैं, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निगेटिव है तो इतना हम लिख देते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये सब हम लोग जानते हैं। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये होती है, ठीक है जी। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट था, बहुत सारे जगहों पे लिखा हुआ है, वो गलत है, ठीक है, क्योंकि बॉडी स्ट्रेट पाथ नहीं जा रहा है, सीधा नहीं जा रहा है। जब स्ट्रेट लाइन मोशन में पढ़ते थे कि मान लो ये डिस्टेंस s है और कोई बॉडी इधर से इधर जा रहा है कुछ एक्सेलरेशन से, तो s इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिख देंगे, जबकि गलत है। सॉरी, यहाँ तो सही है लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। जो भी कंडक्टर है, कंडक्टर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पहले यहाँ जाएंगे, यहाँ इस तरह से मूव करते हुए यहाँ जाएंगे, तो जो जिगजैग पाथ फॉलो कर रहे हैं वो एवरेज कॉन्सेप्ट लाने के लिए मजबूर कर दे रहा है, एवरेज कॉन्सेप्ट लाने के लिए मजबूर कर दे रहा है। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज है, एक इलेक्ट्रॉन का नहीं, दो इलेक्ट्रॉन का नहीं, तीन का नहीं, बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और ये बहुत बहुत कम होता है। देख रहे हैं आप, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज रिलैक्सेशन टाइम t पे डिपेंड करता है, मतलब जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम t है वो नेचर ऑफ मेटल पे भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मेटल पे भी डिपेंड करता है। चलिए आगे हम उसको भी पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए स्मॉल n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जितने सारे मैक्सिमम मेटल्स का कितना होता है, 10 to the power 28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। सोचो 1 मीटर क्यूब में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने होंगे, अरबों खरबों के पार, इतना ज़्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके वजह से इलेक्ट्रिक करंट अच्छा खासा महसूस होता है, फील होती है, सेंस कर पाते हैं, ठीक है। तो जो मैंने बताया आपको वो गलत था, ये सही है, ये जो मैंने बताया ये सही है। चलिए आगे चलते हैं, मेरे व्यू से आगे चलते हैं। जितना मैंने नॉलेज गेन किया है अब तक यही है, जब हम लोग भी पढ़ते थे तो कन्फ्यूजन में रहते थे, आखिर सही चीज़ है क्या, ये सही है या 1/2 लिख के ऐसा कर दें वो सही है, ये सही है। क्योंकि बहुत सारे यूज़ करते क्या है कि इनिशियल एंड फाइनल डिवाइडेड बाय 2 एवरेज करके लिख देते हैं, वो भी गलत है। और इस तरह का जो कॉन्सेप्ट लगाते हैं वहाँ पर वो भी गलत है, क्योंकि सिर्फ एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, वहाँ पे कॉलिजन भी हो रहा है। कॉलिजन अगर नहीं हो रहा होता, सिर्फ एक्सेलरेशन होता, तो ये कॉन्सेप्ट लगाते तो 1/2 लिखने में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन 1/2 नहीं आया, कारण मैंने बता दिया, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ कॉलिजन भी हो रहा है, सिर्फ एक्सेलरेशन ही नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं है, कॉलिजन भी हो रहा है, कॉलिजन भी हो रहा है, ठीक है। तो स्मॉल वैल्यू आ रहा है। आगे चलते हैं, मोबिलिटी ऑफ कंडक्टर्स, मोबिलिटी ऑफ सेमी कंडक्टर भी हम पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मोबिलिटी ऑफ कंडक्टर्स। तो मोबिलिटी ऑफ कंडक्टर्स को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो सिंपली इट इज अ रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का ये रेशियो है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का ये रेशियो है। मैग्नीट्यूड दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या मोबिलिटी आ जाएगा, E इंटू टोटल एवरेज टाइम t डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मोबिलिटी होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी हम निकाल रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी है क्या, नहीं, ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम t टोटल इलेक्ट्रॉन्स का मोबिलिटी बताया जा रहा है, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन्स का मोबिलिटी बताया जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होना चाहिए, करंट फ्लो हो रहा हो तो ही हम मोबिलिटी निकालेंगे, नहीं तो मोबिलिटी इनफाइनाइट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो मोबिलिटी क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। तो हम लोग बहुत सारा इस टाइप का कोई न्यूमेरिकल आएगा तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। आगे चलते हैं, देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मेटल। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो मेटल के नेचर पे भी डिपेंड करता है। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम t इज इक्वल टू, कैसे डिफाइन करेंगे, मीन फ्री पाथ डिवाइडेड बाय रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर मतलब थर्मल रूट मीन स्क्वायर स्पीड, है ना। ये मीन फ्री पाथ क्या होता है, ये मीन फ्री पाथ क्या होता है, तो दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में जो पाथ होता है उसको हम लोग मीन फ्री पाथ कहते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए करंट डेंसिटी हमने यहाँ लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ई। सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाय स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी, है ना, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पे 1 बाय रो, इससे हम कंपेयर करते हैं तो ये कुछ इस तरह का आ रहा है, रो इनटू, है ना,
रो इंटू इतना, इस तरह से हमने इसको लिखे हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टी, रो इस तरह से हमने लिखा, और यहाँ पे मीन फ्री पाथ लैम्डा इज इक्वल टू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टी इनटू एवरेज थर्मल स्पीड। ठीक है, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को यूज करके, स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी को जान करके, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को जान करके हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं भाई, ये मीन फ्री पाथ फाइंड कर सकते हैं और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टी भी फाइंड कर सकते हैं। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इन दोनों चीज़ों पे भी डिपेंड हो, अगर हमें ये वैल्यू पता हो, ये वैल्यू पता हो, ये वैल्यू पता हो, तो हम आराम से, ये वैल्यू पता हो तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये पता हो, ये पता हो तो हम एक्चुअली क्या पता कर सकते हैं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टी पता कर सकते हैं। अगर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टी में पता चल गया तो मीन फ्री पाथ कैलकुलेट करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं, और इसको हमने इतना सारा चीज़ आपको बताया अच्छे से, मैं सोचता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके।